हमने साइको एनालिटिक अप्रोच पढ़ा था, ठीक है। साइको एनालिटिक अप्रोच को साइकोडायनामिक अप्रोच भी कहते हैं। मैंने ये पूछा था कि प्रीवियस आपका जो लेक्चर है उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको रिवाइज करके आगे बढ़ता हूँ। साइको एनालिटिक अप्रोच को साइकोडायनामिक अप्रोच भी कहते हैं। साइको एनालिटिक अप्रोच के अंदर सिगमंड फ्रायड और इसके अलावा कुछ लोगों का काम मिल के आएगा तो फिर साइको एनालिटिक अप्रोच बनती है। यानी कि साइको एनालिटिक अप्रोच के अंदर सिर्फ सिगमंड फ्रायड का काम नहीं, कुछ और लोगों का काम भी है, लेकिन साइको एनालिसिस के अंदर सिगमंड फ्रायड की ही थ्योरी होती है, इसी के काम को माना जाता है। कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो सिगमंड फ्रायड फाउंडर है, कार्ल जंग ने काम किया था कलेक्टिव अनकॉन्शियस पर। एल्फ्रेड एडलर ने काम किया था इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर। इन्होंने बोला था कि हमारे सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। इसके साथ साथ इन्होंने बर्थ ऑर्डर भी दिया था। उसके बाद मेलेनी क्लाइन है जी हमारे पास, इन्होंने ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी दी थी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बात की थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। एना फ्राइड जो कि सिगमंड फ्राइड की बेटी हैं, इन्होंने साइको एनालिसिस पर ही काम किया था, लेकिन यानी कि साइको एनालिसिस को को ही आगे बढ़ाया था। चाइल्ड साइकोलॉजी पे इन्होंने काम किया था, चाइल्ड साइको एनालिसिस इन्होंने दिया था। इसके साथ साथ डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स भी इन्होंने दिए थे। एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी, जिसके अंदर 8 स्टेजेस ने इन्होंने बताई थी। सिगमंड फ्रायड का कहना था कि जो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है 5 साल में, लेकिन एरिक एरिक्सन ने बोला था कि थ्रू आउट लाइफ हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है, या थ्रू आउट लाइफ हमारी जिंदगी में चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस इनका बहुत ही फेमस एक कॉन्सेप्ट है एडोलेसेंस के अंदर जो होता है। जैकस लिकैन है, इन्होंने अनकॉन्शियस की डेवलपमेंट में रोल बताया था कि लैंग्वेज और कल्चर प्ले करते हैं। कैरन हॉर्नी ने सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की बात की थी, बेसिक एंजाइटी की बात की थी। इसके साथ साथ ये फेमिनिस्टिक साइकोलॉजी की फाउंडर भी हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ साइको एनालिसिस में हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी। 3 हमने शॉक्स की बात की थी। शॉक्स कौन कौन से थे? ये बेसिकली अब ईगो की तरफ बात जा रही है, ये ना बेसिकली उसको जोड़ना चाह रहा है अपनी थ्योरी को हिस्ट्री के साथ, कि हमारी ईगो को माजी के अंदर जो शौक लगे हैं, 3 शौक लगे हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वाज टू Copernicus, the Polish astronomer showed that the earth was not the center of the universe। पहले ये माना जाता था कि जो अर्थ है हमारी, ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन बाद में पता चला कि हमारी अर्थ समेत और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, और हमारी जो जमीन है सेंटर नहीं है। सेकंड जो हमारी ईगो को झटका लगा था, शॉक लगा था, वो था रेवोल्यूशन केम इन द 19th सेंचुरी व्हेन चार्ल्स डार्विन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वी आर नॉट द यूनिक एंड सेपरेट स्पीशीज। जब डार्विन ने बताया कि हम कोई यूनिक या स्पेशल स्पीशीज नहीं है, हम डेवलप्ड फार्म है, मॉडर्न फार्म्स हैं। जो स्पीशीज पहले मौजूद थी उनकी मॉडर्न फार्म है, इवॉल्व हुए हैं हम। ठीक है। उसके बाद थर्ड शॉक जो था, जो सिगमंड फ्रायड ने ये बोला था, प्रोक्लेमिंग दैट वी आर नॉट द रैशनल रूलर ऑफ आवर लिव्स, कि हम अपनी जिंदगियों को या अपनी पर्सनैलिटी को या अपनी बिहेवियर को हम खुद काबू नहीं कर रहे होते, हमारे पास इख्तियार नहीं होता, बल्कि ये अनकॉन्शियस फोर्सेस होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को या बिहेवियर को ड्राइव कर रही होती हैं। इसी तरह ये हिस्ट्री को हमने देखा था, और ये कुछ एंटीसीडेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन साइकोएनालिसिस, फिलोसफिकल और स्पेकुलेशंस हैं अबाउट अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फिनोमिना, अर्ली आइडियाज अबाउट साइकोपैथोलॉजी और एवोल्यूशनरी थ्योरी। इन सब ने कहीं ना कहीं साइकोएनालिसिस को इन्फ्लुएंस किया है। आज हमारा है सेकंड लेक्चर साइकोएनालिटिक अप्रोच। इसके अंदर हम सिगमंड फ्रायड को देखेंगे, सिगमंड फ्रायड की थोड़ी सी बायोग्राफी को देखेंगे। इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिगमंड फ्रायड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी या फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो इसके बारे में आप जितना डीपली जाके समझ सकते हैं समझ लें, क्योंकि ये कुछ चंद लोग ही हैं जो प्रोमिनेंट है। 10-15 मेरे ख्याल में लोग होंगे जो साइकोलॉजी के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर इतने इतने ही लोग होते हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट लोग होते हैं, तो उनको समझना जरूरी होता है। तो उनमें से एक साइकोलॉजी के अंदर सिगमंड फ्रायड हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ से चीजों को डेवलप किया, अपनी लाइफ को समझा। जो मैंने अपने जब मैं गया था एमएससी में, मैंने उस दिन भी बताया था कि मैंने ये क्वेश्चन किया था कि इंसान अपनी लाइफ को समझ के, अपनी नफ्सियात को समझ के
सेल्फ एनालिसिस करके या सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके कितना साइकोलॉजी को समझ सकता है, कितना सोसाइटी को समझ सकता है, कितना दूसरों को समझ सकता है। ये वाली जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तो पहले मिल गया था। मुझे आइडिया था कि ये बंदा समझ सकता है अगर बंदा खुद को समझ ले, लेकिन इसका थोड़ा सा हमें एलेबोरेटिव फॉर्म में या उसका कह सकते हैं सबूत हमें इसकी थ्योरी से मिल जाएगा, इसकी बायोग्राफी से सॉरी हमें मिल जाएगा। The early years Freud was born in 1856 के अंदर ये पैदा हुआ था, ठीक है। फ्राइबर्ग के अंदर मोराविया के अंदर पैदा हुआ था। इसके जो फादर थे वो वूल मर्चेंट थे, अनसक्सेसफुल वूल मर्चेंट थे, यानी कि उनका इतना अच्छा बिजनेस नहीं था, इसी वजह से वो यहाँ से चले गए, मूव कर गए थे कहाँ, लिप्जिग जर्मनी के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से भी ये ट्रेवल करके गए। व्हेन फ्राइड वाज 4 टू वियना वेयर फ्राइड, बाद में फिर ये वियना चले गए थे, ठीक है, जब 4 साल का था। सिगमंड फ्राइड की एज जब 4 साल थी उस वक्त वहां पर फिर वहां पर 80 इयर्स रहे, 80 इयर्स तक, ठीक है। अच्छा, व्हेन फ्राइड वाज बॉर्न हिज फादर वाज 40, जब वो पैदा हुआ तो इसके वालिद की एज थी 40 साल, एंड हिज मदर हिज फादर्स थर्ड वाइफ वाज ओनली 20। अब थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर चीजों को समझिएगा, आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें सामने आएंगी। जब वो पैदा हुआ तो उसके फादर की एज थी 40, उसकी मदर की एज थी 20। द फादर वाज स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेरियन, वो जो उसके फादर थे वो स्ट्रिक्ट थे। अब ये इस चीज को भी जहन में रखिए, शायद उसका जो फादर था वो स्ट्रिक्ट था, अथॉरिटेरियन था, मे बी इस वजह से उसकी ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप हुई हो। अगर वो स्ट्रिक्ट ना होता तो मे बी ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप ना हुई होती, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा डीपली चीजों को समझने की, पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अच्छा, इस अथॉरिटेरियन वाला कॉन्सेप्ट एक दफा साइड पे कर दें, इसको हम, इसका फादर ये था, मतलब कि वो स्ट्रिक्ट था, अथॉरिटेरियन था। Freud later remembered how much hostility and anger he felt toward him when he was growing up. जब वो बड़ा हुआ तो उसने ये फील किया कि वो कितना अपने फादर को लेके कह सकते हैं कि नफरत फील करता था ना, गुस्सा फील करता था अपने फादर को लेके। हो सकता है कि वो इस वजह से हो क्योंकि वो स्ट्रिक्ट था, अथॉरिटेरियन था, ठीक है। He also felt superior to his father as early as age 2. अब वो खुद को ना अपने फादर से सुपीरियर भी समझता था, ठीक है, सुपीरियर भी समझता था, याद रखिएगा। अच्छा, फ्रॉइड्स मदर वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड शी वाज एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव एंड लविंग टुवर्ड्स सिगमंड। वो जो इसकी मदर थी वो ब्यूटीफुल खातून थी, यानी कि अट्रैक्टिव थी, और वो इसको लेके पोजेसिव भी थी, प्रोटेक्टिव भी थी, यानी कि इसकी केयर करती थी, इसको मोहब्बत करती थी सन के तौर पर, ठीक है। फ्रॉइड फेल्ट अ पैशनेट, अब यहां पर बात समझ, इसको कंप्लीट करते फिर मैं बात करता हूँ। फ्रॉइड फेल्ट पैशनेट इवन सेक्सुअल अटैचमेंट टू हर, a relationship that set the stage for his concept of the Oedipus complex। वो चूंकि उसकी जो मदर थी, एक तो ये था कि वो अट्रैक्टिव थी यानी कि ब्यूटीफुल थी, दूसरा ये था कि वो इसको लेके प्रोटेक्टिव भी थी या पोजेसिव भी थी या लविंग थी, यानी कि इसकी केयर करती थी, इसको लव करती थी, प्यार करती थी। जाहिर सी बात है हर मदर ही करती होती है। तो फिर क्या हुआ, इसके अंदर वो जज्बात पैदा हुए। इवन वो कहता है सेक्सुअल अटैचमेंट भी मुझे ना फील हुई अपनी मदर की तरफ लेके ना, अपनी मदर को लेके। अ रिलेशनशिप दैट, यही वो रिलेशनशिप था जिसने इसका जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप करवाया। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक बच्चे की, एक लड़के की अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और अपने फादर के साथ जेलसी, इसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें आती हैं, ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ होगा कैसे, या तो वो अथॉरिटेरियन था इस वजह से जेलसी क्रिएट हो गई, गुस्सा क्रिएट हो गया उसके फादर की तरफ, और दूसरा ये था कि उसकी मदर बड़ी, एक तो वो अट्रैक्टिव थी, दूसरी वो इसको लेके बड़ी प्रोटेक्टिव थी, पोजेसिव थी, यानी कि इसकी केयर करती थी, तो इस वजह से भी शायद उसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन हो गई थी, जिसको इसने नाम दिया था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। एज वी विल सी मच ऑफ फ्राइड्स थ्योरी रिफ्लेक्टेड एंड बिल्ट ऑन हिज ओन एक्सपीरियंसेस एज अ चाइल्ड। इसकी जो थ्योरी है वो ज्यादातर अपने ही एक्सपीरियंसेस पर बेस करती है, ठीक है। यहां पर दो चीजें आपने समझनी है, मतलब कि एक तो इसको सब्जेक्ट के रिलेटेड समझ लें, अपने एग्जाम के रिलेटेड या साइकोलॉजी के रिलेटेड, दूसरा अपनी लाइफ के रिलेटेड, कि उसका फादर अथॉरिटेरियन था, स्ट्रिक्ट था, इस वजह से वो उसकी तरफ गुस्से का इजहार करता था, उसके जज्बात अच्छे नहीं थे अपने फादर को लेके।
ठीक है, हो सकता है कि वो जो मदर की तरफ अट्रैक्शन इसी वजह से क्रिएट हुई हो। दूसरी वजह इसकी हो सकती है कि इसकी मदर एक अट्रैक्टिव भी थी, दूसरी वो इसको लेके प्रोटेक्टिव पॉजेसिव भी थी, लविंग भी थी, केयरिंग भी थी, हो सकता है इस वजह से हो। मुझे नहीं लगता कि इस वजह से इसमें ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि हर मदर ही अपने बच्चों को तो प्यार करती है, कोई ऐसी मदर नहीं होगी, कोई 99% ऐसी मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को प्यार कर रही होती हैं और बेलॉस कर रही होती हैं, बहुत प्यार कर रही होती हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रही होती है अपने बच्चों की जानब। ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी तरफ उसके जो जो जज्बात पैदा हुए हैं वो इस वजह से पैदा हुए हैं कि उसका फादर बहुत स्ट्रिक्ट था, अथॉरिटेरियन था, और हो सकता है कि उस पर इतनी सख्ती करता हो कि उसमें कि उसकी तरफ उसके जज्बात नफरत वाले हो गए और मदर की तरफ अट्रैक्शन वाले हो गए। अब फ्रॉइड मदर्स, अच्छा कभी बहस करने का कभी आपको डिस्कशन करने का मौका आ जाए तो आप कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे मैंने कोशिश की अपने की। फ्रॉइड्स मदर टुक प्राइड इन यंग सिगमंड, कन्विंस्ड दैट ही वुड बिकम अ ग्रेट मैन। वो उसको, उसकी मदर कहती थी कि वो एक अच्छा बड़ा आदमी बने, और वैसे भी वो ज़हीन भी था। ठीक है, उसकी जो पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस वगैरह भी उसमें अच्छा था। उसके साथ साथ वो अपनी सक्सेस को लेके बहुत ही कहते थे, मतलब कि पैशनेट था। देयर आर 8 चिल्ड्रन, 8 उसके मतलब के बच्चे थे उनके, बहन भाई थे। ठीक है, फ्राइड रिजेंटेड ऑल देम एंड ग्रू जेलस। अच्छा, वो फिर यहाँ पर एक और चीज है जो इसने नहीं पिक की, एल्फ्रेड एडलर ने पिक कर ली, कि वो मतलब 8 बहन भाई थे, तो वो दूसरों से क्या करता था, जेलसी फील करना शुरू हो गया। जब जेलसी फील करना शुरू कर दे, मदर किसी और को मोहब्बत करती थी। ठीक है, जब देखे ना, अटेंशन एंड अफेक्शन वाज बॉर्न, जब वो पैदा होता है तो जाहिर सी बात है, जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो मदर की सारी अटेंशन उसकी तरफ होती है, तो जो बड़ा बच्चा होता है वो जेलसी फील कर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि वक्फा रखना चाहिए बच्चों की पैदाइश में, ताकि बच्चों में वो जो नेगेटिव जज्बात हैं वो क्रिएट ना हो। तो वो जेलसी क्रिएट हुई ऑटोमेटिकली, वो जेलस होना शुरू हो जाता था, मदर किसी और से मोहब्बत का इजहार करती थी। जी मुबशरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जेलिस फैक्टर के बारे में जहाँ तक मेरी अपनी जो मैंने पढ़ा है जो कुछ भी है, सर ये जेलिस फैक्टर ये बच्चों के अंदर होता है। तो आप लड़कों का जो है वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्शन होता है तो फादर की तरफ ही होता है। ये अलग बात है कि हम उसको ना वो नहीं करते, बढ़ने नहीं देते, या फिर सोसाइटी के कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिसकी वजह से नहीं बढ़ पाते हैं। मगर ये और की लड़की में चूंकि उसकी माँ जो है वो बाप के ज्यादा करीब होती है तो वो अपनी माँ से जेलसी करती है। ये बात आप देखेंगे कि माँ के जैसे कपड़े पहनना सब बच्चों में ये आ जाता है। ये अलग बात, ये पर्सनैलिटी में अगर ये डिसऑर्डर बन जाए तो ये मसला बन जाता है। इसी जी तरह जी बच्चों बहन भाइयों का आपस में जेलस होता है। सर ये तो नहीं रहना इंसान जी जी, इतनी ये इतनी तो ज्यादा ये सेंसिटिव इसी था या फिर इस सही पर डिसऑर्डर बढ़ गया था इसी तो इसको ये इस इसी तरह से पर फील हो रहा था जिसमें इतनी तकलीफ। हम इसी पर तो बात कर रहे हैं ना। हमने ये बात तो की नहीं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ये साबित हुआ है ना, ऐसा होता है। अगर एक भी केस एग्जिस्ट कर जी जाए सर। तो इट मींस कि वो एग्जिस्टेंस उसकी, आपको मिसाल तो मिल गई ना। अगर पूरी दुनिया में एक भी केस एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो आपको केस स्टडी तो मिल गई ना। तो एग्जिस्ट तो करती है ये चीजें, हम्म ये नहीं कहते कि नहीं करती। अब हम्म अब यहाँ पर तो इसने क्यों बोला था कि जी हमारा जो अनकॉन्शियस हमें इशू कर रहा होता है, प्रॉब्लम कर रहा होता है, उसकी वजह ये था कि हो सकता है कि हर बच्चे में सेक्सुअल जो फीलिंग्स हैं वो भी क्रिएट होती हों। जो मेल है उसकी अपनी मदर की जानब, और जो फीमेल है उसकी अपनी फादर की जानब, वो बयान नहीं कर पाती, वो बता नहीं पाता बच्चा। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर अलाउ ही नहीं होता। उसको पता चल जाता है कि यार ये वाली चीज नहीं सही, अगर मैं बोलूंगा तो इशू होगा। अच्छा, अब वो क्या करता है, उसको अनकॉन्शियस में दबा देता है, अनकॉन्शियस में फेंक देता है। इसी पे तो वो बात कर रहा है कि हमारी जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रही होती चीजें, वो वाली जो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। तो ये एग्जिस्ट तो करती हैं, ये अलग चीज है कि वो बढ़ती है या नहीं बढ़ती। अगर तो वो बढ़ जाए तो वो डिसऑर्डर भी बन सकता है, अगर उसको मतलब बढ़ने ना दिया जाए और तरीके से बच्चों को। अगर ये देखें ना, अगर हम ये चीज पता है कि बच्चों में ये जज्बात पैदा होते हैं, अट्रैक्शन पैदा होती है, जेलसी पैदा होती है, तो हम बच्चों को उसी तरह से ट्रीट करें। ठीक है, पहली बात तो यह कि बच्चों की पैदाइश में वक्फा रखा जाए। दूसरी बात यह कि अगर कोई सिचुएशन आ भी जाती है ऐसी और हमें लग रहा है कि बड़ा बच्चा बैठा है और उसको फील ना हो, तो क्यों ना उसी तरीके से डील किया जाए बच्चों को। उसके सामने कोई बहुत ज्यादा प्यार ना किया जाए दूसरे बच्चों को, अगर करना है तो दोनों को पास बिठाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को बैलेंस किया जा सकता है ताकि वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ ना जाए। एग्जिस्ट तो ये चीजें करती हैं, असल इशू ये है कि हम कैसे डील करते हैं उनको। अच्छा, फ्रॉम अर्ली एज एग्जिबिटेड अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस।
उस मतलब वो एक इंटेलिजेंट बंदा था, ठीक है, और उसकी जो फैमिली ने हेल्प किया था और उसकी इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करते थे, और उसकी जो स्टडीज को स्टडी पर बहुत ही तवज्जो देते थे। इवन के वो उसकी जो बहनें थी ना, उनको पियानो बजाने की इजाजत नहीं थी ताकि वो उसकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो, उसको मतलब कि बहुत फैसिलिटेट करते थे पढ़ाई के अंदर। फ्राइड एंटर्ड हाई स्कूल ईयर अर्ली, 1 साल पहले ही वो हाई स्कूल में चला गया, ठीक है। उसके बाद फ्लुएंट मुख्तलिफ उसने जुबानें सीखी, जर्मन और हिब्रू, इसके बाद लैटिन और ग्रीक और फ्रेंच और इंग्लिश में भी उसने मतलब सीखा, इस लैंग्वेज को भी सीखा। उसके बाद एज ही यंगर ही एंजॉयड रीडिंग शेक्सपियर, शेक्सपियर को भी पढ़ा इसने। फ्राइड हैड मैनी इंटरेस्ट इंक्लूडिंग मिलिट्री हिस्ट्री, वो मिलिट्री का भी इंटरेस्ट रखता था, लेकिन वो जब सेलेक्ट करने की बात आई करियर को, तो वो मेडिसिन में एडजस्ट हो गया, मिलिट्री में नहीं गया। इट वॉज नॉट दैट आई वांटेड टू, वो फिजिशियन यानी कि वो डॉक्टर वो नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि मैं इस फील्ड के अंदर साइंटिफिक रिसर्च करूंगा, जिस वजह से मुझे बहुत वो क्या मिलेगी, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, मुझे बहुत ही मेरा नाम रोशन होगा। उसके बाद कुछ एक कोकेन का भी इसके जिंदगी में थोड़ा सा अमल दखल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसने चूंकि वहां उस वक्त ना कोकेन का यूज करना ज्यादा इशू नहीं था, मना नहीं था, तो इसने कोकेन को यूज करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ अपने बहन भाइयों को और दोस्तों को भी इसका सजेशन देने लगा। फिर उसके बाद इसने 1884 के अंदर क्या किया, एक आर्टिकल लिखा इस कोकेन के बेनिफिट्स पर कि ये आपको डिप्रेशन से बचाता है, या आपके लिए बहुत हेल्पमंद है, आपकी थिंकिंग को बेहतर करता है। अब ये चाह रहा था कि ये वाला जो आर्टिकल है ये मुझे बहुत फेमस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय फेमस करने के बजाय इस पर क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया, क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसने कोकेन को छोड़ दिया, कोकेन को छोड़ के फिर ये वाइन की तरफ आ गया था, यानी कि वाइन पीनी शुरू कर दी थी इसने। ये थोड़ा सा इसका था। उसके बाद सेक्सुअल बेसिस ऑफ न्यूरोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा अच्छे से। A relatively mild mental illness involving symptoms of stress, depression, anxiety, obsessive behavior, hypochondria, but not a radical loss of a touch with reality. जो न्यूरोसिस क्या होता है, ये माइल्ड मेंटल इलनेस होती है जिसके अंदर बंदा रियलिटी से अनटच नहीं होता, यानी कि रियलिटी से आप इस तरह कह सकते हैं कि अपन उसका जो ताल्लुक है वो नहीं टूटता। साइकोसिस और न्यूरोसिस में यही डिफरेंस है कि साइकोसिस के अंदर बंदा रियलिटी को नहीं समझ पा रहा होता है। अब मतलब अगर उसको बोला जाए, उसको कोई आवाज सुनाई दे, हम कहेंगे कि यार ये आवाज तो आ ही नहीं रही, हमें तो आ ही नहीं रही, तो वो मानेगा नहीं, वो कहेगा आती है, आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही, यानी कि वो रियलिटी को नहीं मानता। न्यूरोसिस के अंदर उसको पता होता है कि रियलिटी क्या है। मिसाल के तौर पर बिल्ली से कोई डरता है ना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया वगैरह सारे इसी के अंदर आते हैं। बिल्ली से कोई डरता है, अब मैं आपसे बोलूं, अगर आपको फोबिया ना, अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे आप बिल्ली के करीब नहीं जाओगी, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या बिल्ली किसी इंसान को मार सकती है, यानी कि जान से मार सकती है, तो आप कह दोगे नहीं मार सकती, बिल्ली तो छोटा सा जानवर है, जान से नहीं किसी को मार सकता। यानी कि आप रियलिटी को समझ रहे होते हो, लेकिन उसके बावजूद आपको इशू होता है। अच्छा, फ्रायड स्टडीड सेवरल मंथ्स इन पेरिस विद द साइकियाट्रिस्ट जीन मार्टिन चारकोट, ये बंदा भी इंपॉर्टेंट है, इस हिस्ट्री में याद रखिएगा। अ पायनियर इन द यूज ऑफ हाइप्नोसिस, जिसने हाइप्नोसिस को यूज किया ये था जीन मार्टिन चारकोट। हु अलर्टेड फ्रायड टू पॉसिबल सेक्सुअल बेसिस ऑफ न्यूरोसिस, इसने बोला कि जो न्यूरोसिस होता है ना हमें, वो सेक्सुअल अर्जिस की वजह से या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा होता है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसने बोला था। फ्रायड ओवरहेड चारकोट दैट अ पर्टिकुलर पेशेंट प्रॉब्लम वाज सेक्सुअल इन ओरिजिन। In this sort of case, Charcot said, it always a question of the genitals, always, always, always. यानी कि इसने ये बहुत ही जोर दिया था सेक्सुअल बेसिस पर, कि सेक्सुअल जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उसी में हमेशा जो डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आपको उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के अंदर ही नजर आती है। वो सेक्सुअल थॉट्स भी हो सकती हैं, वो सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, वो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। When Freud returned to Vienna, he was again reminded of the possible sexual origin of the emotional problem. वही वाली बात, a colleague described a woman patient's anxiety. अब वो पेशेंट की बात कर रहा है, केस स्टडी की बात कर रहा है कि एक वुमेन ऐसी जिसको एंग्जाइटी थी, which the therapist believed stemmed from her husband's importance. उसके हस्बैंड की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। क्या था प्रॉब्लम, किस वजह से आ रहा था? द हस्बैंड हैड नेवर हैड सेक्सुअल रिलेशंस विद वाइफ इन 18 years ऑफ मैरिज।
18 साल शादी के हो गए थे लेकिन उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं बने थे। एक पेशेंट आई औरत जिसको एंग्जाइटी थी, तो जब उन्होंने इसको स्टडी किया इस केस को, तो उनको पता चला कि ये शादीशुदा औरत है लेकिन 18 साल हो गए हैं, इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप अभी तक बिल्ड नहीं हुआ, यानी कि 18 साल से बिल्ड नहीं हुआ। तो इस वजह से इसको एंग्जाइटी हुई है। तो ये भी एक मतलब कि इसकी फेवर में है कि जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड कि जो हमारे डिसऑर्डर यानी कि न्यूरोसिस वगैरह न्यूरोसिस होता है, वो किस वजह से होता है, हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स एंड हिज ओन सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्राइड was led to consider the possibility of a sexual basis for emotional disturbance। इस वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से और कुछ अपनी स्टडी की वजह से, अपनी लाइफ को उसने देखा, अपने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसने मतलब ये बोला कि हमारा जो इमोशनल डिस्टरबेंस होती है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो रही होती है। जी यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछें। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक, हम ये बात कर रहे हैं कि भाई 2 साल की उम्र से फ्राइड को जो है वो अपने वालिद से जेलसी होना शुरू हो गई, और जी लेकिन मैंने पढ़ा था कि 2 साल की उम्र में से ही उसने अपनी वालिदा को वार्डरोब में उसको देखा तो उसको उसकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन हुई, मतलब 2 साल की उम्र में। जब हम इसके साइकोलॉजी देखते हैं तो हम कहते हैं कि 2 साल की उम्र वो होती है जब सोर्स ऑफ जो ग्रेटिफिकेशन होता है बच्चे का वो क्या होता है, वो शायद ये होता है, ऑरल होता है मेरे ख्याल से। और जो हमने ये जो हमने जेनिटल स्टेज है इसमें हमने जाके उसके बाद हमने जाके ये इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की, जो कि 6 साल या 7 साल से ऑनवर्ड 11 तक होता है, जिसमें वो जेलसी और ये सारी चीजें फील करता है। और दूसरा जी क्वेश्चन इसमें ये था कि 2 साल की उम्र तक हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा है कि उस वक्त तक हमारे ब्रेन की इतनी डेवलपमेंट ही नहीं हो रही होती, मतलब 2 साल तक बच्चे का जो ब्रेन है वो तकमील के मराहिल की तरफ जाता है। तो मतलब इसकी इतनी कीननेस इस बारे में कैसे है कि इसको राइवलरी फील हो रही है अपने फादर की तरफ एट द एज ऑफ 2, और अपनी वालिदा की तरफ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन। एक ये बात भी मेरे ज़हन में है कि इसको आप थोड़ा इलैबोरेट कर दें उस पे पर्सपेक्टिव में। और दूसरी बात ये है कि जो हमने 4 कोड की बात की है, तो ये जो न्यूरोसिस की बात कर, ये कोई हिस्टीरिया वाली ही बात होगी ना, कि हिस्टीरिया पर जो इसका काम था कि तो ये जो जो खातून आई हैं एंजाइटी वाली या बाकी जो भी पुराने ज़माने की औरतें हिस्टीरिया को न्यूरोसिस का नाम देते थे, जिनकी लाइक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग के केस होते थे, तो वो उसको हिस्टीरिया का नाम देते थे। तो इसका हिप्नोसिस को लेकर फ्राइड का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन, जैसे हमने कहा कि उसने बस उसके साथ काम किया और बाद में आके उसने यही कहा कि भाई पॉसिबल है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो सेक्सुअल जो अर्जीज हैं वो हमें अनकॉन्शियसली इस चीज डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती है। तो इसका इस चीज को लेकर हिप्नोसिस को लेकर, यानी इसका बाद में हमने देखा कि प्री एसोसिएशन टेक्निक्स इसने यूज की कोई हिप्नोसिस को लेके, लेकिन पर्टिकुलरली हिप्नोसिस को लेके इसने क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है इसकी। हिप्नोसिस को लेके इसका एप्लीकेशन की हद तक ही कंट्रीब्यूशन है जहां तक मैंने पढ़ा है, कि इसने मतलब इसकी जो थ्योरी है हिप्नोसिस पे ही है ना, बेसिकली हिप्नोसिस ही हो रहा होता है जब ये अपनी कर रहा होता है अपन इसकी जो थेरेपी अप्लाई की जाती है ना, वो हिप्नोसिस के थ्रू ही हो रही होती है ना। तो एप्लीकेशन हो रही होती है इसका, जो हम साइकोएनालिसिस के अंदर या साइकोएनालिसिस की थेरेपी कर रहे होंगे तो हिप्नोसिस के बगैर होता नहीं। हिप्नोसिस क्या है बेसिकली? हिप्नोसिस वो तरीका है या वो आप कह सकते हैं एक टेक्निक है जिसमें हम जो पेशेंट होता है या क्लाइंट होता है उसको रिलैक्स कर रहे होते हैं। रिलैक्स करने के बाद उसको उसकी थॉट्स को हम क्या कर रहे होते हैं, एक कहीं पर मरकूज करने के बाद, सेंट्रलाइज करने के बाद हम उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि अब आपने कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसको मेडिटेट करवा रहे होते हैं, रिलैक्स करवा रहे होते हैं, ये बेसिकली हिप्नोसिस है, ठीक है। तो इसका जो साइकोएनालिसिस की जितनी भी टेक्निक्स हैं इसके बगैर तो होती नहीं है, हिप्नोसिस के बगैर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आपने जो बोला है कि ये हम कितना, वो जो आपने डेवलपमेंट वाली बात की है, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि उसकी इतनी ज्यादा उसका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं होता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो इन चीजों को सोच भी सके। लेकिन यहाँ पर जो है इसकी जो हिस्ट्री है या इसकी बायोग्राफी है, यहाँ पर ऐसे ही बताया गया है। और वैसे भी ये जो आपको पता है, हमने ये पढ़ा हुआ कि उसकी जितनी भी ग्रेटिफिकेशन है ना, ये बच्चा पैदा होता है उसी वक्त ग्रेटिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है।
तो लाजमी तो नहीं है कि वो मतलब कि वो फिजिकली उस तरह रिलेशन कायम करने की बात कर रहे हो, तो वो थिंकिंग की बात भी तो हो सकती है, या वो ग्रेटिफिकेशन की बात भी तो हो सकती है ना। अब बच्चा ग्रेटिफाई तो कर रहा है, यानी कि वो चीजों को डिमांड तो कर रहा है, वो लाजमी नहीं है कि वो ये समझ के डिमांड कर रहा है कि मेरी ये फीलिंग्स ये हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, सेक्सुअल थॉट्स हैं, मुझे यही चाहिए। वो उसकी हरकत से या उसके एक्ट से या उसके अमल से पता चल रहा होगा चीजों का कि ये किस तरफ जा रहा है बच्चा। समझ रही है ना मेरी बात को, मैं समझाना जो जी चाह रहा हूँ कि उसके हमें उसके कामों से पता चलेगा, उसके एक्ट करने से, उसके रिएक्ट करने से पता चलेगा ये मेरी थॉट है जो मैंने समझा है। नो डाउट कि वो 2 साल में वो उस तरह से समझ नहीं पाता, लेकिन उसके जो मूवमेंट्स हैं, या क्या पता कि जब वो ये वाली चीजें कर रहा है वो किसी को मॉडलाइज कर रहा हो, मॉडल उसने बनाया हो किसी को, या किसी तरह की चीजें ऑब्जर्व कर ली हो सकता है ना। ये जो होते हैं ज्यूज होते हैं, या दूसरे हम कह सकते हैं गैर मुस्लिम होते हैं, ये तो थोड़े से होते भी ओपन है ना, बच्चों वगैरह का इतना ख्याल नहीं कर रहे होते, तो क्या पता क्या सिचुएशन थी, लेकिन हमें तो उन्होंने निकाल के आउटकम दिया ना कि भाई ये वाली चीजें हैं। तो कुछ एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, हम अपना अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये इस तरह हुआ होगा। ठीक है, आई होप कि मैं कोशिश की है थोड़ा सा आपको सेटिस्फाई जी करने की। अच्छा, उसके बाद है जी सजेक्शन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सजेक्शन थ्योरी, hysterical patients suffer from long term effects of sexual assaults during childhood। सजेक्शन थ्योरी क्या बोलती है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, हिस्टेरिया के पेशेंट, ये वाली जो आपने बात की, हिस्टेरिया के जो पेशेंट्स होते हैं ना, देखा गया है कि वो उनको चाइल्डहुड के अंदर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है। ठीक है, हिस्टीरिया के जो पेशेंट, इट इज द पैराडॉक्स दैट फ्राइड वाज। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, या ये भी एक तजाद है कि कहा जाता है कि अब जो सिगमंड फ्राइड है ना, उसके साथ अपनी जो लाइफ है ना उसकी, वो भी सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का ही एक मजमुआ रही है। ठीक है, इस वजह से उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी रहे हैं। Freud's personal frustrations and conflicts about sex surfaced in the form of neurosis. In the same way, he believed sexual difficulties affected his patients. वो कहता है कि मैंने ये चीज देखी कि जिस तरह से मुझे प्रॉब्लम, अब देखे ना, अब फर्ज करें, अब उसने खुल के तो नहीं बताया ना सिगमंड फ्रायड ने, ये मैंने खुद समझा कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था बचपन में। मैं समझता हूँ, मुझे कहीं पर मिला नहीं है, लेकिन उसके लिखने से मुझे पता चला है कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। अब बड़ा हुआ, अब वो चीज उसके जहन में थी, अब वो बड़ा हुआ तो उसको डिफरेंट डिसऑर्डर्स हुए, मेंटल प्रॉब्लम्स हुई। अब वो ये चीज बता रहा है कि यार जिस तरह की मैंने प्रॉब्लम्स फेस की है ना, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम की है, मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ या मेरे सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं बचपन में, तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो इट मींस कि जिन जिन पेशेंट को ये वाली प्रॉब्लम है उनके साथ भी ये इशू था। वो यही कह रहा है ना, बिलीव सेक्सुअल डिफिकल्टीज अफेक्टेड हिज पेशेंट्स इन द सेम वे। ठीक है, इसी तरह से जैसे कहता है मैं इफेक्ट हुआ, उसी तरह से मेरे पेशेंट्स भी इफेक्ट हुए थे, तो इट मींस के उनके साथ भी वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे। इन हिज 40s ही एक्सपीरियंस अ सिवियर न्यूरोटिक, अब वो उसकी जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो बता रहे हैं, 40s के अंदर उसको न्यूरोटिक एपिसोड भी रही है इसके साथ, और अब जिसमें उसको डिफरेंट मतलब कि और सी थॉट्स आती थी, उसकी डिफरेंट सी मतलब अजीब सी उसकी कैफियत रहती थी। आई स्टिल डू नॉट नो व्हाट हैज बीन हैपनिंग टू मी, मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। ही वाज आल्सो ट्रबल्ड विद वैरायटी ऑफ फिजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग माइग्रेन, हेडेक्स, उसको ये भी रहा है, उसके साथ यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी रहे हैं, उसके साथ इसको स्पेस्टिक कोलोन, ये कोई बड़ी आंत का प्रॉब्लम होता है। ही वरीड अबाउट डाइंग, फियर्ड एंड हार्ट, अब ये इसको फोबिया भी रहा है। ठीक है, एंजाइटी भी रही है, सॉरी। अच्छा, बिकेम एंग्शियस अबाउट ट्रैवल एंड ओपन स्पेसेस, अब ये फोबिया था उसका। ठीक है, इट वॉज नॉट अ हैप्पी टाइम फॉर, वो मतलब उसका कोई अच्छा टाइम नहीं था। अब ये उसके प्रॉब्लम्स थे, वो कह रहा है कि मुझे इस वजह से हुआ कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रही हैं, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं बचपन में। वो समझता कि दैट्स व्हाई मैं सोचता हूं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। फ्राइड डायग्नोज्ड हिज कंडीशन एज एंजाइटी न्यूरोसिस एंड नॉरस्थेनिया, उसने अपनी खुद को उसने डायग्नोज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। नॉरस्थेनिया क्या होता है? न्यूरोटिक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, वीकनेस, वरी एंड डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन, ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। अच्छा, फ्राइड्स थ्योरी ऑफ एक्चुअल न्यूरोसिस इज दस अ थ्योरी ऑफ हिज ओन न्यूरोटिक सिम्टम्स, उसके अपने जो उसने थ्योरी दी थी ना,
वो बेसिकली उसके अपने ही न्यूरोटिक सिम्टम्स की बिना पर ही उसने ये वाली थ्योरी दी थी। थोड़ा सा समझ आया आप लोगों को कि बेसिकली ये कहां पर चीजों को इसने समझा और कैसे ये हमें बता रहा है चीजें निकाल के। यहां पर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। ओके, अच्छा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आई है। ये लिखा तो मैंने यहाँ पर काफी सारा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज है, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज फैक्ट और फैंटेसी। वो कहता है ये जो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज की बात होती है, इसने बहुत जोर दिया है कि इसी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। ये एक हकीकत है या ये एक फैंटेसी है, इमेजिनेशन है या एक सिर्फ सोच है, ये इसका कहना था। तो यहाँ पर डिफरेंट इसने दलाइल दिए हैं इस पर, और गोलमोल सी बात की है इसने। ये कहता है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही होती है ना सेक्सुअल अब्यूज की वजह से हो रही होती है बच्चों को, तो ये बेसिकली है भी रियलिटी के बच्चों के साथ अक्सर ना, अगर बच्चों को तवज्जो न दी जाए तो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब इसका कहना था कि जो सेक्सुअल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज की तो इसने बात कर दी, लेकिन फिर बात निकल के आई कि फिर बात निकल के असल ये आई फिर कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितने हमारे पास जितनी तादाद में जो मेंटल पेशेंट्स निकल के आ रहे हैं, नफ्सियाती मरीज जितने हमारे पास निकल के आ रहे हैं, आप देखें नफ्सियाती हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। अब वहां पर इशू ये था कि यार इतने ज्यादा नफ्सियाती पेशेंट आते हैं, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इतने ज्यादा नफ्सियाती पेशेंट आते हैं, इसका मतलब है कि सब इतना ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज होता है बचपन में। अब यहाँ पर ये सवाल उठ गया, वो कहते हैं यार इतना ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज कैसे हो सकता है, मतलब कि इतने ज्यादा पेशेंट निकल के आ रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते। न्यूरोसिस की बात करता है ना, न्यूरोसिस यानी उसके अंदर डिप्रेशन भी आ रहा है, एंग्जाइटी, ये तो आम आम लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। तो वो कहता है यार इतना ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं हो सकता। तो फिर इसने एक चीज निकाली, इसने बोला कि ये फैक्ट है या फैंटेसी, यानी कि हकीकत है या फैंटेसी। तो कुछ इसको रिजल्ट मिले थे कि ये फैंटेसी है, फिर इसने कुछ बोला कि ये फैक्ट है, ये हकीकत में ऐसा होता है। लेकिन फिर लास्ट में इसने क्या किया, यहां पर मैं आपको बताता हूं। अच्छा, यहाँ पर द कंक्लूजन दैट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज अकर्ड मोर ऑफन देन फ्राइड वाज विलिंग टू एडमिट पब्लिकली वाज रीच्ड बाय वन ऑफ द फ्राइड्स। ये एडमिट करता है कि सेक्सुअल अब्यूज उतना ही ज्यादा है जितना मतलब कि हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। एंड फ्राइड ट्राइड टू सप्रेस द पब्लिकेशन ऑफ हिज आइडियाज, लेकिन उसने इसको पब्लिश नहीं किया। मतलब कि वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि सेक्सुअल अब्यूज होता है, लेकिन उसने इसको पब्लिश नहीं किया, इसने बताया नहीं। इट हैज आल्सो बीन सजेस्टेड दैट फ्राइड चेंज्ड हिज पोजीशन ऑन द सडेशन थ्योरी बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट इफ सेक्सुअल अब्यूज वाज सो वाइड स्प्रेड, वो मतलब कि उसने पोजीशन चेंज करती थी कि उसने देखा कि अगर सेक्सुअल अब्यूज वाकई ही इतना ज्यादा है, देन many fathers including perhaps his own would be considered suspect of perverse act against their children। अगर वो कहता है कि हम ये कहते कि सेक्सुअल अब्यूज इतना ज्यादा हो रहा है, ये हम बता दें या हम ऐसा बोल दें कि यार सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है बच्चों के साथ, तो फिर कहते तमाम जो फादर हैं या हर फादर को एक सस्पेक्ट के तौर पर देखा जाएगा, कि मतलब कि उसको देखा ये समझा जाएगा कि हर फादर ही अपने बच्चों के साथ सेक्सुअल यूज करता है। ठीक है, तो मतलब कि इस तरह बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम ये समझना शुरू कर दें या हम ये कहना शुरू कर दें कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा या हर बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो फिर ज्यादातर लोगों की जो नजर है वो बच्चों के फादर पर ही जाएगी कि यही करता है उनके साथ। तो फिर इसलिए वो पोजीशन से हट गया था कि यार ये चीज अच्छी नहीं होगी सोसाइटी के लिए, तो उसने फिर ना इसको मतलब इस पर इतनी ज्यादा पोजीशन नहीं ली। लेकिन सेक्सुअल अब्यूज होता तो है, आप लोगों को भी इस चीज का पता है, होता तो है। ये कितना होता है ये एक अलग चीज है। तो इसी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स भी हो रहे होते हैं बच्चों को जब बड़े हो जाते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग फ्राइड्स ड्रीम, इसने अपने ही ड्रीम्स को एनालाइज किया था। जो ड्रीम एनालिसिस है ये भी इसकी बहुत जबरदस्त एक इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी का पार्ट है। फ्राइड एनालाइज्ड हिमसेल्फ थ्रू द स्टडी ऑफ हिज ओन ड्रीम, अपने आप को इसने स्टडी किया था, अपने ही ड्रीम को एनालाइज करके। अब प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, तमाम जिंदगी वो करता रहा। ठीक है, व्हेन ही स्टार्टेड ही रोड टू अ फ्रेंड,
द चीफ पेशेंट आई एम बिजी विद इज माई सेल्फ। वो कहते हैं कि जो मेरे पास पेशेंट है, चीफ पेशेंट कह रहा है खुद को, बड़ा पेशेंट कह रहा है, वो कहता है मैं खुद ही हूँ। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड दैट ही परफॉर्म्ड हिज मोस्ट क्रिएटिव वर्क इन डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब उसने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने, थ्योरी को डेवलप करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किया जब वो ये कर रहा था। Through the exploration of his dream, he realized for the first time how much hostility he felt toward his father. जब वो ये काम कर रहा था ना, यानी कि उसने जब अपने ड्रीम्स को एनालाइज किया तो उसने ये देखा कि उसको ये एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि मैं कितना ज्यादा अपने फादर से नफरत फील करता हूँ, उसकी तरफ गुस्सा फील करता हूँ, यानी कि मेरे अंदर जज्बात हैं। अब वो उसने एनालाइज किया अपने ड्रीम्स को, क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता था, एक्सप्रेस करता तो उसको पनिशमेंट मिलती, या वो नहीं कर सकता था एक्सप्रेस क्योंकि सोसाइटी इसको पसंद नहीं करती या इसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसने अनकॉन्शियस में दबा दिया। फिर वो अनकॉन्शियस से चीजें निकल के आ रही थी ड्रीम्स के अंदर, ड्रीम्स को उसने एनालाइज किया तो उसको पता चला कि यार ये तो बेसिकली मेरे जो जज्बात अपने फादर की जानिब है, नफरत के है ना, गुस्से के हैं, नापसंदीदगी के जज्बात हैं अपने फादर की जानिब। जब उसने एनालाइज किया तो thus he formulated much of his theory around his own neurotic conflicts and childhood experiences. अपने ही उसने experiences की बेस पे theory बनाई as filtered through his interpretations of his dreams, जो कि उसने मतलब के ड्रीम्स के थ्रू इंटरप्रिटेशंस की थी। as he perceptively observed the most important patient for me was my own person. वो कह रहा था कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट था वो मैं खुद ही था। मतलब कि जो थ्योरी उसने डेवलप की है अपनी ही जात से डेवलप की है, अपनी ही जिंदगी को ऑब्जर्व करते हुए, उसने नोट करते हुए, एनालिसिस करते हुए ही अपनी थ्योरी को डेवलप किया था, उसका कहना था। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो? नो सर। कोई कुछ कहना चाहे तो बोले, थोड़ा सा मुझे पता चले आपको कुछ समझ आया या नहीं आया। कोई क्वेश्चन या कोई डिस्कशन या कुछ भी, कोई पॉइंट जो रह गया हो या रेज करना चाहे तो बोलें, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, उसके बाद यहां तक था उसका जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल सा जो था ना उसका काम, वो यहां तक था। अब हम आ जाते हैं उसके जो दूसरा काम इंस्टिंक्ट्स की जानिब, जो ज्यादातर हमें पढ़ाया जाता है। ये जो उसका कंट्रोवर्शियल काम है, इस पर ज्यादा डीपली हमें नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा इसको, जो इसके मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझने की। अच्छा, इंस्टिंक्ट्स क्या है? फ्रॉइड सिस्टम मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंटरनल स्टिमुलाई सच एज हंगर दैट ड्राइव अ पर्सन टू टेक सर्टेन एक्शंस। ये हमारे बेसिकली मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जो कि हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रही होती हैं, कर रही होती हैं। फ्रॉइड रोट द इंस्टिंक्ट्स वर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। इसने बोला कि बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं, हमें एनर्जी दे रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको देख लीजिएगा। द इंस्टिंक्ट इज नॉट द बॉडीली स्टेट इटसेल्फ। इसने बोला है कि ये जो इंस्टिंक्ट्स है ना, इज नॉट द बॉडीली स्टेट इटसेल्फ, ये जो मतलब कि हमें फील हो रही होती है वो इंस्टिंक्ट वो चीज नहीं होती जैसे कि हंगर की बात की है। रादर इट इज द बॉडीली नीड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेंटल स्टेट और विश। अब इस चीज को समझिएगा, वो कहता है कि जो हमें फील हो रही होती है वो इंस्टिंक्ट नहीं होती। वो कहते हैं कि वो जो हमें जो नीड फील हो रही होती है ना, उसके पीछे जो चीज होती है ना, बेसिकली वो वाली होती है हमारी इंस्टिंक्ट। जैसे कि विश, विश क्या होता है? हंगर, हंगर में क्या होता है? हंगर में हम विश कर रहे होते हैं कि हमें खाना मिल जाए, बेसिकली वो होती है, कहते हैं इंस्टिंक्ट इसको बोलते हैं। तो इस थोड़ा सा इसको समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको समझ लेना आपको। अच्छा, उसके बाद है जी लाइफ इंस्टिंक्ट। दो तरह के इंस्टिंक्ट्स इन्होंने दी थी, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट्स। लाइफ इंस्टिंक्ट्स क्या है? द ड्राइव फॉर इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड द स्पीशीज बाय। वो काम, वो पॉजिटिव काम जो हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या अपने मतलब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कर रहे होते हैं, वो सारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स कहलाती हैं। द लाइफ इंस्टिंक्ट्स सर्व द पर्पस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड द स्पीशीज by seeking to satisfy the needs for food, water, air and sex. The life instincts are oriented toward growth and development.
अब यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कौन सी नीड्स आती हैं, तो आप लाइफ इंस्टिंक्ट कौन सी इंस्टिंक्ट्स आती है, तो आप लाइफ इंस्टिंक्ट्स की बात करोगे। द साइकिक एनर्जी मैनिफेस्टेड बाय द लाइफ इंस्टिंक्ट्स इज द लिबिडो। लिबिडो वो एनर्जी होती है जो मतलब कि जो वो एनर्जी लिबिडो के अंदर से ही हमें मिलती है, जो बेसिकली इन हमें ड्राइव कर रही होती है लाइफ इंस्टिंक्ट्स की दान, यानी कि जो चीजों को कंप्लीट करने में या हासिल करने में। The libido can be attached to or invested in objects, a concept Freud called catharsis। ये वाली भी इंटरेस्टिंग चीज है, कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। वो कहता है कि जो भी नीड हम पूरा कर रहे होते हैं, जो भी इंस्टिंक्ट को पूरा करने के लिए हम एफर्ट कर रहे होते हैं, उस एफर्ट में एक एनर्जी लगती है हमारी, लिबिडो की कुछ मिकदार लगती है। लिबिडो क्या एनर्जी है हमारी, ठीक है। किसी भी नीड को पूरा करने के लिए हमें एक एनर्जी लगानी पड़ती है, एक तो बॉडीली एनर्जी होती है, एक मेंटल एनर्जी होती है। वो कहता है वो जो एनर्जी हमें लगानी पड़ती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए, उसको बोलते हैं कैथैक्सिस। कैथैसिस, ठीक है। उस एनर्जी को जो हम किसी नीड को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हासिल करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं कैथैक्सिस, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अच्छा, लाइफ इंस्टिंक्ट्स क्या कौन कौन सी होती है, यहाँ पर मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स भी दे दी। ईटिंग, ये भी लाइफ इंस्टिंक्ट है। सेक्सुअल बिहेवियर, उसके बाद नर्चरिंग, ये सारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी इंप्रूवमेंट के लिए हो रही होती हैं। लिबिडो क्या होता है, टू फ्राइड द फॉर्म ऑफ साइकिक एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है by the life instincts that drives a person toward pleasurable behaviors and thoughts, जो कि हमें लाइफ इंस्टिंक्ट्स के अंदर जो हम एनर्जी लगा रहे होते हैं, जो हमें ड्राइव करती है किसी भी चीज को या नीड को पूरा करने के लिए, वो लिबिडो होती है। कैथैक्सिस क्या होता है, एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ साइकिक एनर्जी इन ऑब्जेक्ट और पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट को हासिल करने में, किसी पर्सन में एनर्जी लगाने में, जो एनर्जी लगाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग सी चीज है, थोड़ी सी डीप है, इसको पकड़िएगा कि जब हम किसी शख्स को पसंद भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी एक एनर्जी लग रही है, उसमें भी हमारी एक एनर्जी लग रही है जो हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अक्सर हमें बताया जाता है कि आपके पास दो तरह के थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। अब ये एनर्जी आपकी, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना, तो ये एनर्जी आपकी उस नेगेटिव थॉट्स में जाया हो जाएगी, ठीक है, उसका आपको नुकसान होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी ये पास एक एनर्जी होती है, हमारे पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। अब हम पे डिपेंड करता है कि उस एनर्जी को हमने कहां पर इन्वेस्ट करना है। तो ये वो वाली एनर्जी की, उस तरह से भी इसको समझा जा सकता है कि हमारे पास एक एनर्जी होती है, साइकिक एनर्जी, यानी कि मेंटल एनर्जी होती है हमारे पास, ये फिजिकल एनर्जी नहीं होती, जहां जो हमने लगानी होती है। मिसाल के तौर पर अभी भी आप एक एनर्जी लगा रहे हैं इस लेसन को समझने में या इसको पढ़ने में, तो ये भी एक एनर्जी आप लगा रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज को पूरा करने के लिए या किसी भी वे में जब आप मेंटल एनर्जी एक अपनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसको कैथैक्सिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक योर रूममेट, अपने रूममेट को पसंद करते हैं, फ्रॉइड वुड से दैट योर लिबिडो इज कनेक्टेड टू हिम और हर। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी एनर्जी लग रही है, किसी को ना पसंद कर रहे हैं उसमें भी आपकी एनर्जी लग रही है। उसके बाद डेथ इंस्टिंक्ट, ये इंटरेस्टिंग चीज थी, आई होप कि आपने पहले शायद ना पढ़ी हो। डेथ इंस्टिंक्ट क्या होती है, वो तमाम नेगेटिव बिहेवियर जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, हमारे लिए मतलब कि वो बेहतर नहीं होते, वो सारी डेथ इंस्टिंक्ट्स में आ जाएगी, ठीक है। अग्रेसिव ड्राइव होती है द कंपल्शन टू डिस्ट्रॉय, कंक्वायर और किल, यानी कि हमारे अंदर एक जो अग्रेशन की ड्राइव होती है, अग्रेशन की जो हमारे अंदर एक मौजूद होता है एलिमेंट, वो उसको डेथ इंस्टिंक्ट्स में ही गिना जाएगा। अच्छा, इसकी अगर आप एग्जांपल लेना चाहें, अग्रेशन, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। अब इसमें लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर्स को ही समझ रहे होते हैं, बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम रिस्क भी ले रहे होते हैं, तो जो हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, तो उसमें भी वो भी डेथ इंस्टिंक्ट्स में आएगा। हो सकता हो कि उसकी इंटेंशन पॉजिटिव हो, ये मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई है। हो सकता है कि हमारी उसमें इंटेंशन क्या है वो पॉजिटिव हो। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा मौत के कुएं पर वो चल रहा होता है, मोटरसाइकिल चलता है, ठीक है। अब वो देखें कितना रिस्क टेकिंग बिहेवियर है ना, रिस्क अगर जरा सा भी इधर उधर हो गया तो बंदा गया, ठीक है। तो वो डेथ इंस्टिंक्ट की में आएगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। द ड्राइव टू एंगेज इन रिस्की बिहेवियर सच एज ड्रग अब्यूज और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कैन ऑल्सो बी। वो ड्रग अब्यूज भी हो सकता है, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात, वही बात आ गई ना जो मैं भी कर रहा हूँ, कि वो भी नेगेटिव आपकी डेथ इंस्टिंक्ट्स में ही आएगा। इस तरह भी आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है कि डेथ इंस्टिंक्ट्स में क्या
ऐसी कोई स्पोर्ट्स आ सकती है तो आप कह सकते हैं आ सकती है। ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें जान का खतरा हो या जिससे हमें लॉस होने का खतरा हो, हमें कि हमें कोई नुकसान हो जाएगा, तो वो डेथ इंस्टिंक्ट्स में ही आएगा। तो ये थी मोटी सॉरी इसमें छुपी हुई एक बात, वो मैंने बतानी थी, बता दी। जो नेगेटिव बिहेवियर है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा बिहेवियर जिसकी इंटेंशन पॉजिटिव है लेकिन है वो नेगेटिव, जैसे रिस्क टेकिंग होती है। अच्छा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ये भी डेथ इंस्टिंक्ट्स में ही आएगा। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। लेक्चर आज का एंड हो चुका है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं या कुछ आप ऐड करना चाहें तो। सर ये जो डेथ इंस्टिंक्ट की आप बात कर रहे हैं, एग्रेशन और रिस्क टेकिंग बिहेवियर, तो जी इसमें उसकी इसमें भी तो साइकिक एनर्जी लग ही रही है, तो इसमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर समहाउ वो जैसे आप लाइक अपनी किसी नीड को ग्रेटिफाई करने के लिए भी तो इसका हो सकता है, इसमें मतलब नेगेटिव क्या है, मुझे समझ नहीं ये वाली बात है। Like, जैसे नेगेटिव वो क्या है? मार्केट में चला रहा है तो जी वो मतलब कैसे वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, लेकिन उसको फायदा भी तो उस तरीके से पहुंच रहा है, या जैसे जो हाँ तो सर्फिंग करते हैं या अच्छा ये जो अब नहीं डाइट। नहीं अब आपकी बात ठीक है, बिल्कुल फायदा भी तो हो रहा है। मैं बात अब पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर करें कि अग्रेशन के अंदर हमारा क्या फायदा हो रहा था। जब हम अग्रेशन शो करते हैं, जरा सी बात पे हम अग्रेसिव हो जाते हैं, उसमें हमारा फायदा होता है या नुकसान होता है? तो सर फिर ये जो इंस्टिंक्ट की बात है, तो इसको अगर साइकिक एनर्जी को चैनलाइज करें, एग्रेशन को जैसे निकालें, जैसे बॉक्सिंग लोग करते हैं या जो चीजें जो फाइटिंग करते हैं या एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, तो उसमें भी तो चैनलाइज कर ही रहे होते हैं ना। मतलब तो एज नेम से हम इसको नहीं वो कर सकते ना कि एग्रेशन इन पर्सपेक्टिव ये नेगेटिव वो है, या इसका आउटकम जो है वो नेगेटिव है। नहीं, आप वो ठीक है आपकी बात, वो मैं समझ गया हूँ। आप मुझे ये बताएं ना कि बिला वजह अग्रेशन दिखाना घर के अंदर या बिला वजह बाहर दोस्तों के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना और लड़ाई करके आ जाना, फायरिंग करके आ जाना, वो किस में जाएगा फिर? वो तो नेगेटिव ही सर उसमें जाएगा वो तो। हाँ तो मैंने आपको बोल दिया ना कि नेगेटिव होगा, हो सकता है। अब वो वाली जो अग्रेशन आप बात कर रही है ना, वो वाला तो एक पॉजिटिव हमारा है ना। अब मतलब कि एक पॉजिटिव चीज है कि अगर हम बॉक्सिंग के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर अगर अग्रेशन दिखाएंगे, तो वो वाली उस चीज को मैं इसमें नहीं कर रहा ना, मेरे अकॉर्डिंग वो इसमें नहीं आना चाहिए। अगर वो उसका टोटली आपकी इंटेंशन भी पॉजिटिव है, उसका रिवॉर्ड भी पॉजिटिव है, तो फिर वो इसमें नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, जो आपने सवाल उठाया है, अगर उसकी इंटेंशन भी पॉजिटिव है, उसका आउटकम भी पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है और उसका आउटकम नेगेटिव आ सकता है, तो फिर वो डेथ इंस्टिंक्ट्स में आएगी, जिसमें हमें नुकसान पहुंच रहा हो। अब नुकसान की बात जहन में रखें कि अगर हमें नुकसान पहुंच रहा है, तो वो वाली फिर हमें डेथ इंस्टिंक्ट्स की जानब आ जाएंगी। अच्छा, उसी के जो आपने एक पर्सपेक्टिव उजागर किया, उसका मैं दूसरा पर्सपेक्टिव आपको दिखाता हूं। जो आपने बॉक्सिंग वाली बात की है, अगर फर्ज करें आप बॉक्सर हैं, आपने एग्रेशन वहां पर दिखाया है, तो एग्रेशन के जवाब में अगला बंदा आपको क्या दिखाएगा? सर काउंटर एग्रेशन वो भी। अग्रेशन आएगा। अब अगला बंदा अग्रेशन में आपके चेहरे पे ऐसा, वो कहते हैं, मुक्का मारता है कि आपके वैसे होश या आप जहनी तौर पर अपने जहनी तवाज़ुन ही खराब कर बैठते हो, या आपके ब्रेन को चोट लग जाती है, तो फिर वो क्या हो गया? आपको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? जी सर हुआ। फिर इसकी बिहेवियर हो गया ना। तो सर फिर ये हमारी फ्री विल के ऊपर ही हम इसको कंसिडर करेंगे कि हमने एनर्जी को किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव हमने उसको चैनलाइज करना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पर फ्री विल काम करेगी आपकी। ठीक हो गया सर। यहाँ पर फ्री विल आपकी जरूर काम करेगी। जी, कोई और क्वेश्चन? ये जो फ्री विल वाला एक ऊपर मैंने कोशिश की थी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। उसने बोला था कि हमारे ईगो को 3 जो शॉक्स लगे हैं ना, उनमें से एक फ्री विल वाला भी था। कहाँ गया? जी सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी इसके अंदर। जी जी, जल्दी बोलें, जल्दी, टाइम खत्म हो गया, हमारे पास नहीं है अब टाइम, जल्दी ये करें। दरअसल ये जो एक शौक होता है ना कि आपको कुछ हासिल करना है, ये उसमें आपका आ जाता है डेथ। डेथ का जो है ना इंस्टिंक्ट जो है वो इससे रिलेटेड, जैसे पहाड़ पे चढ़ने का कुछ लोगों को क्लाइंबिंग करने का, अपना नाम पैदा करने का इतना ज्यादा शौक होता है,
फिर वो जाते हैं और फिर उसमें उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये एक तरह का जो है ना इसमें आ जाता है, ये इस बिहेवियर में भी आता है कि आप अपने फायदे के लिए अपनी जान को जो है वो नुकसान में डाल देते हैं। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कामयाब भी हो जाते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जान भी चली जाती है। जी जी, ये बात तो मैंने पहले बोल दी है ना कि आपकी इंटेंशन तो पॉजिटिव है कि आप चाहते हैं कि ये मैं कारनामा सर अंजाम दूं, लेकिन उसमें आपकी जान चली जाती है। पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के अंदर वो सदपारा जो K2 पे गया था, मेरे ख्याल में ये माउंट एवरेस्ट पे गया था, याद है आपको, जो यस काफी सर, यस हाईलाइट सर। हुआ था। तो वो उसने देखे, वो चाहता था कि मैं ये रिकॉर्ड बनाऊं, लेकिन उसमें वो बहुत रिस्की बिहेवियर था ना, रिस्की उसने काम किया, लेकिन देखे उसकी डेथ, जान चली गई उसमें। जी सर, इसी तरह सैलाब में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, अपनी जान उनकी चली गई। तो ये उसमें भी आ जाता है सर। जी, अगर आपको रिस्क, कहीं आपको इशू आ रहा है या आपके लिए रिस्क है, तो वो डेथ इंस्टिंक्ट्स में ही आएगा।